पड़े हो सफ़र में तो मुश्किलें आएंगी ज़रूर, निकल पड़े हो सफ़र में तो मुश्किलें आएंगी ज़रूर, तू चलते रहना निरंतर सफलता मिलेगी ज़रूर। एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें 6 की घात n का, अगर n का मान कोई भी हम प्राकृतिक संख्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या हम रखते हैं तो क्या हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके आखिरी में जिसका इकाई अंक 0 होता है। ये हमें जांच करके बताना ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें कोई भी संख्या है उसके अगर लास्ट में 0 है तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी कि वो संख्या हमारी 2 और 5 से विभाजित जरूर होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के 2 से विभाजता का जो नियम होता है वो ये होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और 5 से विभाजता का नियम ये होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक, यानी इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए या होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमें संख्या दी गई है 6 की घात n, इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 की घात n, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की घात n गुणे 3 की घात n। ठीक है, कितना हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब अगर हम देखें तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है उसमें हमें 2 और 3 मिल रहा है, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसका मतलब 2 तो इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो जब इसमें 5 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं हो सकता है, और जब ये 5 से विभाजित नहीं होगा तो इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी इसका मतलब 6 की घात n के किसी भी मान के लिए 0 पे समाप्त कभी भी नहीं होगी। ठीक, उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, हमें ये बताना है कि भाज्य क्यों है। तो कोई भी संख्या भाज्य क्यों होती है, यानी भाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि दी गई संख्या भाज्य या नहीं है। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि वे संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित हो जा रही है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं कि जो संख्या दी गई है ये किससे किससे विभाजित हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा हल, और हल में सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस के पहले भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है। प्लस के पहले भी 13 और प्लस के बाद भी 13 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे 13 को कॉमन। यहाँ पे मिला 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। क्योंकि 13 कॉमन हुआ, अगर कोई संख्या कॉमन होती है तो उसके स्थान पे 1 बचता है। अब इसके बाद ये 13 को हम ऐसे ही रखेंगे और इनका जब गुणा करेंगे 7 गुणे 11, तो 7 गुणे 11 यानी 11 सत्ते 77, 77 का गुणा 1 में करेंगे, फिर से मिल जाएगा हमें 77 प्लस 1। और 77 में अगर हम 1 को प्लस करें, 77 में अगर 1 प्लस करें तो कितना मिल जाएगा 78। और 78 का अगर हम फिर से गुणनखंड करें यहाँ पर तो मिल जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 13 छंग 78 होता है और 6 का भी फिर से गुणनखंड होगा तो आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का गुणनखंड करने पर, इसको हल करने पर हमें मिला 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3। यानी ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। और भाज्यता का जो नियम होता है, यानी कोई संख्या भाज्य है या नहीं है, उसके लिए केवल उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे हमें 2 से अधिक इसका गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए दी गई संख्या क्या हमारी भाज्य है। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब हम अगली संख्या देखते हैं कितना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य है या नहीं है। तो उसी की तरह इसको भी करना हमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। दोनों में अगर हम देखें तो 5 हमें प्लस के पहले भी मिल रहा है और बाद में, यानी बाद में और पहले दोनों मिल रहा है। तो दोनों में से हमने ले लिया 5 कॉमन, आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। फिर बराबर हो जाएगा, ये 5 को ऐसे ही रहने देंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। 7 छंग 42, 42 गुणे 4, यानी ये हो जाएगा 42 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और 2 1 कम 2 प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद देखें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 42 गुणे 4, तो 4 दुनिया 8, 4 चौ 16 गुणे 3 प्लस गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। फिर बराबर हो जाएगा ये 5 गुणे 3 का गुणा कर लो, या 3 दुनिया 6, 6 का हम सीधे गुणा कर लेते हैं। तो 8 छंग 48 के 8 आ गया हासिल 4, फिर 6 गुणे 6 36, 36 और 40, 36 और 4 हो जाएगा 40, आ गया 4, फिर 6 कम 6 4 10 और फिर प्लस कर लेंगे हम 1। फिर ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1009, यहाँ पे हमें मिल गया 5 गुणे 1009। अब यहाँ पे भी हमें इसका गुणनखंड में क्या 2 संख्या मिल रही, तो इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है।
ठीक। इस तरह से हम किसी भी संख्या को भाज्य अभाज्य है या नहीं ये ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर हमारा क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर हो जाएगा 12 मिनट। इसलिए पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18-12। ठीक है, उन्हें मिलने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 18 और 12 के एलसीएम के बराबर में लगेगा। तो हम यहाँ पे पहले 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 18 है, 18 को हमने 2 से विभाजित कर दिया तो आ जाएगा 9, 3 से विभाजित करेंगे तो फिर आ जाएगा 3, फिर 3 से विभाजित कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम 12 गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये विभाजित हो गया, आ जाएगा 6, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, आ जाएगा 3, और 3 से विभाजित हो जाएगा, आ जाएगा 1। यानी इन दोनों का जो हमें एलसीएम मिलेगा, एलसीएम यानी 18 का अगर हम गुणनखंड लिखें तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का अगर हम गुणनखंड लिखें तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। दोनों में 3 और 2 ये कॉमन है, तो इसलिए जो हमें एलसीएम मिलेगा, एलसीएम को हम बराबर लिख सकते हैं, जो कॉमन है उनको एक बार और जो कॉमन नहीं है उनको एक बार। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 और ये मिनट। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें चक्रों के बारे में बात की जाए, या ऐसे क्वेश्चन जिनमें घंटियां एक साथ बजती हैं, ऐसे क्वेश्चन की बात की जाए, तो इन सभी में हम हमेशा क्या करेंगे, उनके एलसीएम ही निकालेंगे। उन सभी जितनी भी संख्या दी जाएंगी उनका एलसीएम निकाल लिया जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे, जिसमें हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना है कि वो अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।